हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं शाम घर में अकेली थी जब अचानक घर का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला। एक गंदा फकीर खड़ा था। मेरे सामने सूखी रोटी रखकर बोला, इस मोहल्ले की सारी औरतों को जिन्नात अपने साथ ले जाने वाले हैं, इसलिए मोहल्ले की सारी औरतों ने ये रोटी खाई है, तू भी खा ले। मैं इस फकीर की बात पर हंसने लगी और उसे बेइज्जत कर दिया। इसी वक्त अम्मा अब्बा की कॉल आई, वो रात वहीं रुकेंगे। यूं मैं एक फिल्म लगाकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अचानक टीवी पर मेरी वीडियो आने लगी। मैं जो ही वहां से उठने लगी जान निकल गई, क्योंकि मेरे बिस्तर पर मेरे साथ। मेरा नाम मलाइका है, मेरी उम्र 19 साल है। मेरी 3 बहनें थीं जिनमें से मैं सबसे छोटी थी, और बचपन से मैंने यही सुना था कि तुम मनहूस हो। मुझे नहीं पता था कि सब मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। न कभी अम्मा ने मुझसे प्यार किया था, न कभी अब्बा ने मुझसे प्यार किया था। मैं हमेशा खामोश रहती थी। बड़ी बेटियों से फिर भी कुछ मोहब्बत करते थे, लेकिन मुझसे उन्हें कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे मैं तो इनके लिए बोझ हूँ। न कभी मुझसे ठीक से बात करते थे, न कभी मुझे प्यार से बुलाया था। जब भी बुलाते मनहूस कह के बुलाते। मुझे तो इन सब की आदत सी हो गई थी। लेकिन मेरी दोस्तें मुझे कहती थी, तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ऐसा कहते हैं? मैं उन्हें कह देती थी कि जो कुछ भी कहते हैं ठीक ही कहते हैं। वैसे भी उन्हें बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन बेटे की जगह पर मैं आ गई हूँ, तो शायद इस वजह से गुस्सा करते हैं। मैं कुछ नहीं कहती, वो मुझे कुछ भी कहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज मेरी बहन की शादी थी, लेकिन मैं कमरे में ही थी। मेरा बाहर जाने को दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था बाहर वाला कितना भी मुझे बुला लेते, मुझसे बात कर लेते, लेकिन घर वालों ने मुझे इग्नोर ही करना था, और उनका ऐसा रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं ही क्यों उन्हें इतनी बुरी लगती हूँ। मैं यूं ही कमरे में बैठी हुई थी। इतने में न जाने कौन कमरे में दाखिल हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो सामने मेरा कज़न खड़ा हुआ था। मुझे हैरत से देखने लगा और मैं हैरत से उसे देख रही थी। वो मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मैंने उसे पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मुझे कहने लगा, आप कमरे में क्या कर रही हैं? आपको तो बाहर होना चाहिए, आपकी बहन की शादी है। इसकी बात सुन के मैंने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं कमरे में ही बैठी हुई थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मुझे कहने लगा, मैं तो किसी को देखने आया था, लेकिन हैरत हो रही है कि आप यहाँ पर ऐसे बैठी हुई हैं। मैंने उससे कहा, तो बाहर जाकर क्या करूँगी? मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप ही बता दें। उसने हैरत से मुझे देखकर कहा, अजीब लड़की हैं आप भी। कमरे से बाहर जाकर क्या करना होता है? बाहर जाएं, घूमें, इंजॉय करें। मैंने उससे कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं मेरी कैसी लाइफ है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जाकर इंजॉय करूं। वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने हैरत से उसको देखकर कहा, क्या हो गया है? यहाँ पर क्यों बैठ गए हैं? आप जानते हैं अगर आपकी अम्मा आ गई तो न जाने क्या होगा। वो पहले ही मुझसे नफरत करती हैं। पहले ही मुझे कहती हैं कि उन्हें तो भतीजा चाहिए था, पर इसकी जगह पर मैं आ गई हूँ। इस पर मेरी क्या गलती थी कि मैं पैदा हो गई थी? मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो मुझे कहने लगा, क्या हो गया है? पागल हो क्या तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम किसी की बात पर ध्यान ही मत दिया करो। वो मुझे समझाने लग गया और मैं उसकी तरफ देखने लग गई। वो क्यों मेरा इतना ख्याल रख रहा था? मैंने उसे कहा, आप कमरे में से जाएं। अगर आपकी अम्मा ने देख लिया तो उन्होंने आपको कुछ नहीं कहना, मेरी शामत आ जानी है। वो मुझे कहने लगा, क्या हो गया है? पागल लड़की, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, यूं ही परेशान हो रही हो। चलो शाबाश, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम बाहर आओ। वो ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। उसकी एक बात मैंने मान लेनी थी, और अब मैंने किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देना था। जो कोई कुछ भी बोलता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए था। मैं यही सोच रही थी। इतने में वो फिर आया और कहने लगा, मैं वेट कर रहा हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई। कैसे वो मुझे बार बार कह रहा था। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आई। हमेशा की तरह सबने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तैयार भी उसी के लिए होकर आई हूँ। मैं इर्द गिर्द देख रही थी, मुझे वो मेरा कज़न नज़र नहीं आ रहा था। मेरी बहन मुझे देखकर कहने लगी, किसे देख रही हो? किसी ने आना है क्या? उसकी बात सुन के मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। वो मुझे कहने लगी, वैसे तो तुम्हें किसी ने लिफ्ट नहीं करवानी, फिर भी ये सब कुछ जानते हुए बाहर आ गई हो। उसने हमेशा की तरह मुझ पे तंज किया। मुझे अपने कज़न पर गुस्सा आने लगा, जिसके कहने पर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी की कुछ समझ भी नहीं आई थी कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है।
मैं तो तंग आई पड़ी थी इस जिंदगी से और इस घर से। मेरा दिल करता था मैं कहीं दूर चली जाऊं, किसी से कोई बात भी ना करूं। मैं गुस्से में घर के दूसरे हिस्से में आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। वहां पर आकर मैं बैठ गई। अचानक मुझे लगा जैसे कोई आया है। मैं छोटे से बने हुए लॉन में बैठी हुई थी, घास पर इसको देख रही थी। मैंने कदमों की आहट सुनकर ऊपर देखा तो मेरा कज़न मेरे साथ आकर बैठ गया। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मैं कमरे से बाहर आई थी और तुम खुद न जाने कहाँ चले गए थे। तुम भी बहुत ही अजीब किस्म के इंसान हो। वो मुझे कहने लगा, प्यारी लग रही हो। इसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता सी मुस्कुरा दी। जिंदगी में मुझे नहीं याद था कि कभी किसी ने मेरी तारीफ की हो। पहली बार किसी ने मुझे यूं कहा था। मुझे खुशी होने लगी। मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, शुक्रिया तारीफ के लिए। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मुझे कहने लगा, जैसे तुम लोग ज्यादा बहने हो ना, सब तुम्हें इग्नोर करते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है, ऐसे सब मुझे भी इग्नोर करते हैं। मैंने उससे कहा कि आपको बस लगता है सब आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझसे तो न जाने क्यों सब नफरत करते हैं। मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए। मैं अपने आंसू साफ कर रही थी। वो मुझे कहने लगा, हम एक काम करते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैं तुमसे बातें किया करूँगा, तुम मुझसे कर लेना। ऐसे अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा और हम ज़्यादा महसूस भी नहीं करेंगे कि कोई हमें इग्नोर करता है। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, इससे क्या होगा, बस फजूल का टाइम ही ज़ाया होगा। वो बिना मुझे मेरी बात का जवाब दिए वहाँ से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मैं वहाँ पर ही बैठी रही। दिन गुजरने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कुछ दिनों से मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ। न जाने मुझे क्या हुआ पड़ा था। आज यूं ही रात को मैं कमरे में लेटी हुई थी, मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने देखा तो मेरे मोबाइल बज रहा था। मैंने उसकी कॉल पिक की तो वो मुझे कहने लगा, कैसी हो। मैंने कहा कि मैं कैसी हो सकती हूँ। वो कहने लगा, बस वही सोच होगी तुम्हारी जो पहले हुआ करती थी। मैंने उससे कहा, वो मेरी सोच नहीं है, हकीकत है। आप अच्छी तरह जानते हैं सोच और हकीकत में क्या फ़र्क होता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगा, बहुत गुस्सा करती हो, अच्छा होगा कि गुस्सा करना छोड़ दो। मैंने उससे कहा कि आप मेरे बारे में परेशान ना हुआ करें। वो मुझे कहने लगा, तुम्हारे बारे में सोच सोचकर बहुत बेचैन हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने भी बेसाख्ता कह दिया, मैं भी बेचैन हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ मसला क्या है। वो मुझे कहने लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं तो इस वजह से बेचैन हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने एकदम से कॉल कट कर दी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था उसकी बातें सुनकर। आज से पहले किसी ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। आज पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे बात की थी। मैंने अपनी परेशानी पे से पसीना साफ किया। पहले मैं बहुत घबरा रही थी। अचानक से मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं मुस्कुराने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उससे मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जिसने मेरी तारीफ की थी, मुझसे प्यार से बात की थी। आज तक मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की थी जैसे वो मुझसे करता था। अगले दिन तो मैंने उससे कोई बात न की सारा दिन, लेकिन रात के वक्त मैंने देखा कि उसके मैसेज आने लगे। वो मुझसे पूछने लगा, कैसी हो। मैंने डरते हुए उससे जवाब दिया, ठीक हूँ। वो मुझे कहने लगा, कॉल कर लूँ क्या। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, उसे क्या जवाब दूँ। मैं यही सोच रही थी, इतने में कॉल आने लगी। मैंने डरते हुए कॉल पिक की और उससे आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे। वो मुझे कहने लगा, क्या हुआ है, इतना डर क्यों रही हो। इसकी बात सुन के मैंने कहा, आपने मुझे कल क्या कहा था। वो मुझे कहने लगा, क्या कहा था मैंने, मुझे भी बताओ। मैंने हैरत से कहा, आपको याद नहीं क्या, आपने मुझे क्या कहा था। वो कहने लगा, नहीं मुझे नहीं याद, आप ही बता दे। मैंने उससे कहा, आपने कहा था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो मुझे कहने लगा, अच्छा मैंने ऐसा कहा था। इसकी बात सुन के मैं घबरा गई। कहीं उसने मुझसे मजाक तो नहीं किया था, अब कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं बनाएगा। मैं यही सोचे जा रही थी। वो एकदम से हंसने लगा। मैंने डर कर कहा, क्या हुआ है, आप हंस क्यों रहे हैं। वो मुझे कहने लगा, आप भी बहुत अजीब है। मैंने कहा, क्या हुआ है। वो मुझे कहने लगा, जब मैंने आपसे कहा है कि आपसे मोहब्बत करता हूँ तो इसका मतलब करता हूँ, इसमें फिर से पूछने वाली कौन सी बात थी। इसकी बात सुन के मैंने कहा, नहीं मुझे जानना था कि आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं या मजाक कर रहे हैं। वो मुझे कहने लगा, अच्छा ठीक है भाई, मैं अब फिर से कह रहा हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। इसकी बात सुन के मैं मुस्कुरा दी। वो मुझे कहने लगा, वैसे मुझे एक बात तो बताए। इसकी बात सुन के मैंने कहा, जी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं। वो मुझे कहने लगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो क्या। इस दिन भी तुमने कॉल कट कर दी थी, मुझे कुछ जवाब भी नहीं दिया था। इसकी बात सुन के मैंने कहा, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ।
वो मुझे कहने लगा, तो फिर कब कहना है, जब मैं रिश्ता भेजूंगा। उसकी बात सुन के मैंने कहा, भेज दे, मैं तो तैयार हूँ आपके साथ शादी करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक शख्स हो जो सिर्फ मेरा हो, मेरा बहुत सा ख्याल रखे, मेरी हर बात माने। मेरी बात सुन के वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं भी आपकी हर बात मानूंगा, आपका बहुत ख्याल रखूंगा, आप फिक्र मत करें। इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में भी होता। चंद दिन बाद उसने मेरा रिश्ता भेज दिया, लेकिन हैरत तो मुझे तब हुई जब अब्बा ने मेरा रिश्ता देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो मेरी शादी खानदान में नहीं करेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। रात के वक्त वो मुझे बार बार कॉल कर रहा था, मुझे बार बार कह रहा था, मैसेज करके मेरी कॉल पिक करो, मुझे तुमसे बात करनी है। और मुझे मालूम था कि उसने मुझसे क्या बात करनी थी। उसने मुझसे रिश्ते के बारे में ही पूछना था, क्योंकि वो जानता था कि अब्बा ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैंने आखिर हिम्मत करके उसकी कॉल पिक की तो वो एकदम से मुझ पे फट पड़ा और मुझे कहने लगा, पागल हो गई हो क्या, कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कुछ होश भी है तुम्हें? मैं यहाँ कितना परेशान हूँ और तुम्हें कोई होश ही नहीं है। इसकी बात सुन के मैंने कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो मुझे कहने लगा, पागल हो गई हो क्या, ऐसे कैसे बात नहीं करनी, ऐसे कैसे मुझे छोड़ दोगी? याद करो, तुमने भी कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने कहा, हाँ कहा था, पर अब नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब्बा ने मेरा रिश्ता आपके साथ नहीं करना। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने एक बार कहा है कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो बस करता हूँ, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुमसे ही शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इससे कहा कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब्बा ने जहाँ पर मेरी शादी करनी है मैंने वहीं पर करनी है। वो मुझे कहने लगा, क्या सोच रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मैं कोई पागल हूँ या फिर मुझे पागल समझा हुआ है? मैंने बस तुमसे ही शादी करनी है। मैंने उससे कहा, पागल हो गई हो क्या, कोई ज़बरदस्ती है क्या, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैंने एक बार फिर बोल दिया। वो मुझे कहने लगा कि तुमने बोल दिया है तो मैं क्या करूं? तुमने तो ये भी बोल दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने संजीदगी से कहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, इस वजह से अब मुझे कॉल मत करना। मैंने ये कहकर कॉल कट कर दी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। कॉल कट करने के बाद मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए। मैं अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे बस बार बार वो शख्स याद आ रहा था। मैं उसके साथ ऐसा भी तो नहीं कर रही थी, लेकिन मैं अब क्या कर सकती थी? अब्बा ने भी तो कह दिया था कि उन्होंने मेरी शादी उसके साथ नहीं करनी। अब मैं क्या कर सकती थी? उस दिन के बाद मैं बहुत उदास रहने लग गई थी। अब अम्मा मुझे अक्सर कहती थी कि तुम्हें क्या हो गया है, आजकल तुम कोई बात नहीं करती। तो मैंने अम्मा की तरफ देखकर कहा कि मैं क्या बात करूं, यहाँ पर कौन सा मेरी बात सुनता है कोई, जो मैं कोई बात करूं। अम्मा मुझे कह देती थी कि कोई भी बात कर लिया करो। अब अम्मा मुझे कुछ कुछ अहमियत दे देती थी, लेकिन पहले तो कभी मेरी कोई बात भी नहीं सुनती थी। आज मैं अम्मा के साथ बाजार आई हुई थी, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत परेशान थी। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि मेरा पीछा कौन कर सकता है। एक जगह पर अम्मा रुकी तो मैं भी साइड पर होकर खड़ी हो गई। अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मुझ में चीखने की भी हिम्मत नहीं थी। अचानक मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो न जाने मैं कहाँ थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं इर्द गिर्द देख रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा तो सामने मेरा कज़न खड़ा हुआ था। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे जाने दो। वो मुझे कहने लगा, मुझसे शादी करो। उसने गुस्से में कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो मुझे कहने लगा, जब तक शादी के लिए नहीं मानोगी मैं तब तक नहीं जाऊंगा। वो गुस्से में कह रहा था। मुझे डर भी लग रहा था। वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर ही रखूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी नहीं बताऊंगा, खुद ही ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे। इसकी बात सुन के मैंने कहा, मेरे घर वालों ने तो शुक्र करना है, कहीं मर गई होगी। वो मुझे कहने लगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होना। उन्होंने तुम्हें तलाश तो करेंगे ना, तुम इनकी इज्जत हो, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसकी बात सुन के मैं बेबस हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वो मुझे कहने लगा, मान जाओ। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं कर लेती हूँ तुमसे निकाह, लेकिन तुम मेरे घर वालों को नहीं बताओगे। वो मुझे कहने लगा, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों को पता चले हमने निकाह किया हुआ है। मुझे हैरत हो रही थी कि वो नहीं चाहता था कि हमारे निकाह का किसी को भी पता चले, लेकिन फिर वो क्यों मुझसे निकाह करना चाहता था। मैंने उससे कहा, लेकिन अगर अब्बा को पता चल गया तो न जाने उन्होंने मेरे साथ क्या करना है।
وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے ابا کو اس قدر بے بس کر دوں گا کہ وہ خود ہی تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ اس کی بات سن کے میں ڈر گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر مجھے ابا کا خیال آ گیا۔ میں سوچنے لگی میں کیسے شادی کر لوں؟ اگر ابا کو پتہ چلا تو ابا وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ لیکن پہلے بھی وہ کون سا میرے بارے میں اچھا سوچتے تھے۔ جب انہوں نے کچھ سوچنا تھا میں نے بھی غصے میں کہہ دیا جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا منظور ہے۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گیا اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا۔ گھر آتے ہی اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہاں چلی گئی تھی تم؟ میرا کزن اماں کو کہنے لگا میں لے کر گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے تو رنگ اڑ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا بس اب تو میں گئی کام سے۔ اس نے سب کچھ بتا دینا تھا اماں کو۔ میں ڈر رہی تھی۔ اماں اس سے پوچھنے لگی کہاں لے کر گئے تھے؟ وہ کہنے لگا میں اس سے ویسے ہی گھمانے لے کر گیا تھا۔ مجھے مل گئی تھی، ضد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اماں ڈانٹیں گی، پر میں زبردستی لے کر گیا تھا۔ اسے کچھ مت کہنا، میں ہی لے کر گیا تھا۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اماں مجھے غصے میں گھورتی رہی لیکن مجھے کہا کچھ نہیں۔ میں نے شکر کیا کہ اماں نے مجھے کچھ نہیں کہا، ورنہ تو مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پہلے ہی اس کے ساتھ میرے رشتے کی بات چلتی رہی تھی۔ اس کے ساتھ یوں میرا جانا اماں کو وہم میں بھی ڈال سکتا تھا کہ میں کیوں گئی تھی۔ اب میں بہت اداس اور پریشان رہتی تھی۔ مجھے احساس ہوتا تھا میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط تھا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی ڈرتی تھی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اگر اماں یا ابا میں سے کسی کو پتہ چل گیا تو انہوں نے نہ جانے میرا کیا حال کر دینا تھا۔ اب نہ جانے کیوں اماں ابا کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ اب سب کی شادی جو ہو گئی تھی اس وجہ سے شاید میرا خیال رکھتے تھے، لیکن اب میں ان سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اب اماں مجھے اکثر کہتی تھی کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تم چاہتی تھی تم سے باتیں کرے، لیکن اب ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ اب جب ہم تم سے بات ٹھیک سے کرتے ہیں تو پھر تم بات کا سیدھے جواب بھی نہیں دیتی۔ میں نے اماں سے کہا ایسی کوئی بات نہیں، پہلے مجھے پیار کی ضرورت ہوتی تھی، آپ لوگوں کی، مگر آپ سب نے مجھے اس قدر اگنور کیا کہ اب مجھے کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہی، نہ ہی مجھے کوئی پیار محبت چاہیے۔ میں نے اماں کو صفائی سے کہا۔ اماں حیران ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا تو سامنے میرا کزن کھڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اندر آیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور اس سے کہا یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کچھ خیال کرو، اگر اماں یا ابا میں سے کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے قیامت کھڑی ہو جانی ہے، خدا کے لیے یہاں سے جاؤ۔ وہ مجھے کہنے لگا نہیں جانا، کسی کی ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے، اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، کسی غیر کے پاس تو نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ میں نے غصے میں کہا خدا کے لیے یہ بات بس تم اور میں جانتے ہیں، میں نہیں چاہتی کسی کو بھی پتہ چلے۔ وہ مجھے کہنے لگا اسی لیے تو نکاح نہیں کیا کہ ساری زندگی چھپا کر رکھنا ہے۔ میں کافی بار اس سے کہتی رہی کہ جاؤ یہاں سے، مگر وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ صبح کے وقت میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ اتنے میں اماں کچن میں آئی اور مجھے کہنے لگی کیا ہوا ہے، کہاں مصروف ہو، کدھر گم ہو؟ اماں کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد جب بھی میرا کزن ویسے بھی میرے گھر آتا تھا میں اسے دیکھ کر ڈر جاتی تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا اس سے۔ میں مجھ سے دور دور رہتی تھی، میرے دماغ میں نہ جانے ہر وقت کیا چلتا رہتا تھا۔ میں کوشش کرتی تھی میں سب سے دور رہوں، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے پاگل ہو جانا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دن گزر رہے تھے، وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر میں اس سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ آج یوں ہی میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بے ساختہ رونے لگ گئی۔ دل کیا چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لوں۔ روتی ہوئی میں باہر آ گئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگ گئی۔ اماں مجھے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، دیکھو تو صحیح کیسی حالت بنائی ہوئی ہے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگ گئی، اور اماں مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اچانک میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے کوئی دنیا جہاں کی ہوش نہ رہی۔ جب مجھے ہوش آئی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، میں بالکل اکیلی تھی۔ میں بہت مشکل سے اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ سامنے ہی اماں کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کچھ کہتی، اماں نے ایک دم سے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں آنکھیں پھاڑے اماں کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگی بتاؤ کیا کر دیا ہے تم نے؟ میں حیرت سے اماں کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی کیا ہوا ہے؟ اماں غصے میں کہنے لگی تم ماں بننے والی ہو۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے نفی میں سر ہلانے لگی
और अम्मा गुस्से में मुझसे पूछने लगी। इतने में अब्बा आए और गुस्से में मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। आंखों में से आंसू निकलने लगे। एक के बाद 2-3 मुझे थप्पड़ अब्बा ने भी लगा दिए और कहने लगे, जान से मार दूंगा तुम्हें। मैं नफी में सर हिलाने लगी। अम्मा ने गुस्से में मुझे बाजू से पकड़ा और कमरे में ला कर फेंक दिया। मैं रोती हुई अपने शौहर को कॉल करने लगी। जैसे ही उसने कॉल पिक की, मैंने उसे सब कुछ बताया तो एकदम से खुश हो गया। मैंने गुस्से में कहा, तुम मेरी बर्बादी की वजह हो, बहुत खुश हो रहे हो, तुम जानते रही हो इस वक्त मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। उसने कॉल कट कर दी। मैंने फिर से कॉल की मगर किसी ने कॉल न पिक की। मैंने होंठ पर हाथ रखा तो मेरा होंठ भी फटा हुआ था। अभी मैं वहीं पर बैठी हुई रो रही थी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने हैरत से देखा। अपने कज़न को देखते ही न जाने मुझे क्या हो गया, जो मैं उसे थोड़ी देर पहले तक बुरा भला कह रही थी। मैंने रोते हुए कहा, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे ले जाओ। वो मुझे कहने लगा, लेकर जाने के लिए ही आया हूँ, लेकर ही जाऊँगा। उसने मेरा बाजू पकड़ा और कमरे से बाहर लेकर आया और बिना किसी की परवाह किए लेकर जाने लगा तो सामने अब्बा आ गए और कहने लगे, बीवी है मेरी, जहाँ मर्जी लेकर जाऊँ, आपका कोई हक नहीं कि आप कुछ कहें। वो गुस्से में ये कहकर मुझे वहाँ से लेकर आ गया और मुझे एक अलग घर में रख लिया। वहाँ पर ही अब मेरे साथ रहता था। वहीं पर हम दोनों एक साथ अकेले रहते थे। लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। मैं अकेली बहुत डरती थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। शाम का वक्त था, मैं सेहन में बैठी हुई थी। मुझे न जाने क्या होने लग जाता था। सारा दिन घर में अकेली होती थी। मुझे अकेले घर में बहुत डर भी लगता था। मुझे कुछ समझ भी नहीं आती थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अक्सर मैं बैठकर रोने लग जाती थी। मैं सोचती थी कि काश मैं उसके साथ निकाह ही न करती। अब तो अम्मा अब्बा भी मुझसे नाराज़ हो गए थे। मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। मैं यूं ही बैठी हुई थी और बैठकर रोने लग गई थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा शौहर खड़ा हुआ था। मैंने अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अम्मा अब्बा के घर जाना है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। वो मुझे कहने लगा, पागल हो गई हो क्या, तुम जानती हो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे ले जाओ। वो भी ज़िद पर अटका हुआ था। मुझे कहने लगा, नहीं, मैं नहीं लेकर जा सकता। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि अगर तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो कहने लगा, फिर वहाँ जो हालत होगी तुम्हारी, इसकी तुम खुद जिम्मेदार होगी। मैंने उससे कहा, प्लीज़ ले जाओ ना। मैंने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अच्छा रोना बंद करो, मैं लेकर जाता हूँ। वहीं से वो वापस मुड़ा और मुझे लेकर अम्मा अब्बा के घर की तरफ चला गया। जाना भी दूसरे शहर में था। वो मुझे कहने लगा, इतनी रात को ज़रूरी था जाना, अब अगर कुछ हुआ ना तो फिर मैं पूछूंगा तुमसे। इसकी बात सुन के मैंने कहा, मुझे नहीं पता, सारी गलती आपकी थी, आप ही अब्बा को मना देंगे। मैंने रो देने वाले अंदाज में कहा। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग पहुंच गए। बहुत रात हो चुकी थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अब्बा ने ही दरवाज़ा खोला और गुस्से में हमें घूरने लगे। मेरा कज़न कहने लगा, अंदर नहीं आने देंगे क्या बेटी दामाद को। उन्होंने गुस्से में उससे कहा, चलो अंदर। वो हमें अंदर तो लेकर आ गए थे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा रो देने को दिल कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली। अब्बा अंदर आकर हमारे पास बैठे। मैं एकदम से अब्बा के पाँव में बैठ गई और कहा, अब्बा मुझे माफ़ कर दें, मेरी कोई गलती नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने रोते हुए कहा। अब्बा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, उठो और मेरे पास बैठो। मैं अपने आंसू साफ करती हुई बैठ गई। वो कहने लगे, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी अपनी है। छोटी होने की वजह से, बेटी होने की वजह से सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हें इग्नोर किया, कभी प्यार से बात नहीं की और तुम्हें प्यार की तलाश थी। मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी थी। इनकी बात सुन के मैंने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन अब्बा ने मुझे माफ़ कर दिया। मैं बहुत खुश थी। मुझे और क्या चाहिए था कि मुझे अब्बा ने माफ़ कर दिया। मैंने शुक्र किया था कि अब्बा ने मुझे माफ़ कर दिया था। मुझे तो खुशी हो रही थी। इसके बाद अगले दिन हम लोग वापस घर आ गए। घर आकर मैं खुश थी। मेरा शौहर कहने लगा, शुक्र है तुम भी खुश हुई। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मेरे दिल को सुकून सा मिल गया था। अब्बा मुझसे नाराज़ नहीं है और वैसे भी अब सबका रवैया भी मेरे साथ ठीक हो गया था। इस वजह से अब मुझे बिल्कुल ही किसी चीज़ की परेशानी न थी। शाम का वक्त था, अभी तक मेरा शौहर नहीं आया था। मैं परेशानी के आलम में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक फ़कीर खड़ा हुआ था, गंदा सा था। मैं हैरत से उसे देखने लग गई। वो मुझे सूखी रोटी देने लगा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, ये क्या है? वो मुझे कहने लगा, तुम्हारे मोहल्ले की सारी औरतों को जिन्नात उठा कर ले जाएंगे।
जो कोई ये रोटी खाएगी उसको नहीं ले जाएंगे। मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया और उसे खूब बेइज्जत करके भेज दिया। वो हैरान सा वहाँ से चला गया। मुझे उसकी बात अजीब लगी थी। भला जिन्नात भी औरतों को ले जा सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में आ गई। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। अम्मा की कॉल थी। वो मुझे कहने लगी, आज के दिन हम तुम्हारे घर रुकेंगे। मैंने कहा ठीक है, कब तक आना है? वो मुझे कहने लगी, रात को देर से ही आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। ये कह के मैंने खाने का इंतज़ाम किया। उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मुझे नींद आने लग गई है। वो भी अचानक से ही जाकर अपने कमरे में लेट गई और मैंने फिल्म लगाकर, मुझे कोई होश नहीं थी, वो फिल्म देखती रही। मेरी आंखें बंद हो रही थी लेकिन मेरी नज़रें टीवी की तरफ ही थी। काफ़ी वक्त गुजर गया, अभी तक कोई भी नहीं आया था। मैं टीवी की तरफ ही देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र टीवी की तरफ गई तो वहाँ पर मेरी वीडियो चल रही थी। मैं आंखें पाड़े वहाँ पर फिल्म की हीरोइन की जगह अपना चेहरा देखने लग गई। मैं उठने लगी तो मैंने साथ देखा तो न जाने कौन आदमी था। मैंने चीख मारी। जैसे ही मैंने चीख मारी तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई। इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। मुझे अब समझ आई थी कि मैं ख्वाब देख रही थी। टीवी देखते हुए मेरी आंख लग गई थी। टीवी पर यूं ही फिल्म चल रही थी। मैंने डरते हुए इर्द गिर्द देखा। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी पेशानी पर पसीना आया हुआ था। मैं कमरे से बाहर आई। बाहर आकर मैंने देखा तो मेरा शौहर आया हुआ था। मैं एकदम से उसके साथ चिपक गई। वो मुझे कहने लगा, क्या हुआ है, ऐसे घबराई हुई क्यों हो? उसकी बात सुन के मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं हुआ। वो मुझे कहने लगा, कुछ तो हुआ है, ऐसे घबराई हुई क्यों हो, मुझे भी कुछ बताओ। इसकी बात सुन के मैंने फ़कीर वाली बात उससे बताई। फिर मैंने उसे अपना ख्वाब बताया तो वो मेरी बात सुन के एकदम से हंसने लग गया और कहने लगा, पागल, वो फ़कीर पागल था और तुम यूं ही उसके बारे में इतना सोचने लग गई है। जिन्नात तुम्हें ख्वाब में नज़र आने लगे हैं। भला ऐसे भी हो सकता है जिन्नात औरतों को ले जाएं? औरतें तो खुद इतनी बड़ी जिन होती हैं। इसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में उसे घूरा और कहा, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। वो मुझे कहने लगा कि पागल आया हुआ था मोहल्ले में, इसकी हालत नहीं देखी थी, वो कोई फ़कीर नहीं था। शुक्र है तुमने उससे रोटी लेकर नहीं खाई, बेवकूफ़ लड़की। मैंने गुस्से में कहा, अब मेरा मजाक बनाना बंद करो। इतने में अम्मा अब्बा भी आ गए। उनके आने के बाद मैं बहुत खुश थी। दोनों अम्मा अब्बा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।